वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। उभरते हुए नए मुतवस्सित तबके को भारत की तवक्कात का पावर हाउस करार दिया। इम्कानात से भरे हुए भारत के लिए वज़ीर-ए-आज़म की सेमीकंडक्टर सनत से चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने की पुरजोर अपील। दुनिया भर से मारूफ सेमीकंडक्टर्स कंपनियों के नुमाइंदे कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के तई सबकी जिम्मेदारी को याद दिलाया। G20 ममालिक के दरमियान माहौलियात और आबो हवा पर वज़ारती मीटिंग में कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो के हदफ को हासिल करने की तरफ गामज़द। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में ऑपोजिशन का हंगामा आज भी रहा जारी। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। लोकसभा ने माइनिंग्स एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2023, नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 और नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल 2023 को मंजूरी दी। बीजेपी की रियासतगीर पद यात्रा आज से तमिलनाडु में। अमित शाह 6 माह तवील एन मन एन मक्कल यानी कि मेरी जमीन मेरे लोग की पद यात्रा। बीजेपी के रियासती सदर के अन्नामलाई ने कहा कि तमिल सकाफत के दुश्मनों को कीमती वसाइल लूटने नहीं देंगे। डीएमके की बदउनवानी पर तमिलनाडु को बेदार पद यात्रा के दौरान करेंगे। और भारत जापान फोरम के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि भारत की जदीदकारी में फितरी शिराकतदारी है जापान। वहीं जापान वजीर खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए अवाम से अवाम के तबादले को फरोग देने पर दिया जोर। कौमी तालीमी पॉलिसी के कल 3 साल होंगे मुकम्मल। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनईपी भारत को तालीम पर मबनी मजबूत मईशत बनाने में है मददगार। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मसनूई जहानत और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी से तलबा को जोड़ने की सिमत में कौमी तालीमी पॉलिसी अदा कर रही है अहम किरदार। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन जापान ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स मैच के सेमीफाइनल में दाखिल। डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपने मद्दाहों को किया मायूस। क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद हुए बाहर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस की थीम है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मुतहर्रिक करना। इसका मकसद सनत, तालीम और तहकीकी इदारों से आलमी मयार के रहनुमाओं को एक साथ लाना है। ये भारत की सेमीकंडक्टर हिकमत अमली और पॉलिसियों की अक्कासी करती है जो भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए एक आलमी मरकज बनाने का तस्वुर पेश करती है। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत में मौक़े ही मौक़े हैं। भारत की जमहूरियत, भारत की आबादी और भारत का मुनाफा बख्श कारोबार को 2 गुना से 3 गुना कर सकता है। आपने भारत की एस्पिरेशंस के साथ अपने फ्यूचर को जोड़ा है। आपने भारत के सामर्थ्य के साथ अपने सपनों को जोड़ा है और भारत किसी को भी निराश नहीं करता है। 21वीं सदी के भारत में आपके लिए अवसर ही अवसर है। भारत की डेमोक्रेसी, भारत की डेमोग्राफी, भारत से मिलने वाला डिविडेंड आपके बिजनेस को भी डबल ट्रिपल करने वाला है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुल्क का बढ़ता हुआ नया मुतवस्सित तबका भारत की तवक्कात का पावर हाउस बना हुआ है। भारत का बढ़ता हुआ न्यू मिडिल क्लास इंडियन एस्पिरेशंस का पावर हाउस बना हुआ है। संभावनाओं से भरे भारत के स्केल के मार्केट के लिए
आपको चिप मेकिंग इकोसिस्टम का निर्माण करना है और मुझे विश्वास है जो भी इसमें तेजी से आगे बढ़ेगा उसे फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिलना तय है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 नुमाइश का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने माहिरीन से इस शोबे में हुई पेशरफ्त के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में जारी G20 माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली की वजारती मीटिंग से वीडियो पैगाम के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत के लिहाज से भारत दुनिया के सरफहरिस्त 5 ममालिक में शुमार होता है। 2070 तक भारत जीरो के हदफ हासिल करने की सिमत में सरगर्म है। Today, India is one of the top 5 countries in the world in terms of installed renewable energy capacity. We have also set a target of attaining net zero by 2070. We continue to collaborate with our partners through alliance including International Solar Alliance, CDRI, and the Leadership Group for Industry Transition. Friends, India is a mega diverse country. We have consistently been at the forefront in taking action on biodiversity conservation, protection, restoration, and enrichment. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं इसकी पैरवी ज़रूर करें और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे ग्लोबल साउथ के ममालिक को अपने तरक्याती काम मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। Protecting and caring for Mother Earth is our fundamental responsibility. Today, it has taken the shape of climate action because this duty was ignored by many for a very long time. Based on India's traditional knowledge, I will emphasize that climate action must follow Antyodaya. That is, we must ensure the rise and development of the last person in the society. Countries of the global south are particularly impacted by climate change and environmental issues. We need enhanced action on commitments under the UN Climate Convention and the Paris Agreement. This will be crucial in helping the global south fulfill its development aspirations in a climate-friendly way. वज़ीर-ए-आज़म ने अमृत सरोवर कैच द रेन कैंपेन की मिसाल देते हुए कहा कि भारत में उठाए गए आबी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में अवामी शिरकतदारी का रोल अहम होता है। India's initiatives are powered by people's participation. Mission Amrit Sarovar is a unique water conservation initiative. Under this mission, more than 63,000 water bodies have been developed in just about 1 year. This mission is implemented entirely through community participation and aided by technology. Our Catch the Rain campaign has also shown excellent results
To conserve water, more than 280,000 water harvesting structures have been constructed through this campaign. In addition, nearly 250,000 reuse and recharge structures have also been constructed. वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में 3 अरब लोगों का जरिया माश समुद्री मईशत पर मबनी है। उन्होंने कहा कि G20 ममालिक पर जोर देते हुए समुद्री वसाइल को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। Our oceans support the livelihoods to over 3 billion people across the globe. They are a crucial economic resource, especially for the small island states, whom I prefer to call large ocean countries. They are also home to extensive biodiversity. Therefore, responsible use and management of ocean resources is of vital importance. I look forward to the adoption of G20 high-level principles for a sustainable and resilient blue and ocean-based economy. In this context, I also call on the G20 to work constructively for an effective international legally binding instrument to end plastic pollution. वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल शुरू की गई मुहिम मिशन लाइफ का जिक्र करते हुए कहा कि ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। Last year, along with the UN Secretary General, I launched Mission Life, Lifestyle for Environment. Mission Life, as a global mass movement, will nudge individual and collective action to protect and preserve the environment. In India, environment-friendly actions by any person, company, or local body will not go unnoticed. It can now earn them green credits under the recently announced Green Credit Program. This will mean that activities like tree plantation, water conservation, and sustainable agriculture can now generate revenue for individuals, local bodies, and others. आगे बढ़ते हैं, जहां माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज मीटिंग के फिताई इजलास से खिताब किया। मीटिंग का मकसद वजारती मीटिंगों के नताइज और कलीदी दस्तावेजात दोनों पर इत्तेफाक़ी राय हासिल करना है, जो माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों के लिए पॉलिसियां तरतीब देने में अहम मुआविन है। मीटिंग में G20 के रुकन ममालिक, मदु ममालिक और मुतादिद बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे माहौलियात, ब्लू इकोनॉमी और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। और इस मौके पर मरकजी वज़ीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने दुनिया भर से आए हुए मंदुबीन का खैर मक़दम किया। इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम सबको माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजों से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करनी होंगी। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कुर्राए अर्ज़ को महफूज रखने और आने वाली नस्लों के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए हमें इस सिमत में मिलकर काम करना होगा। We are united by our common concern for this planet, our Mother Earth, and share the responsibility to protect it for the present and future generations. We are, after all, one world and one family with one future. We should continue to work together to overcome any differences and unite for a common vision of a sustainable and resilient world. At the Indonesian Climate and Environment Ministerial Meeting in 2022,
We affirm the importance of an approach that integrates jobs, growth, and sustainability along with equitable distribution of resources. आलमी मईशत के लिए ग्रीन एनर्जी और पायदार तरक्की के एजेंडे पर 2 रोज़ा G20 सरबराह इजलास आज नई दिल्ली में नीति आयोग के जरिए शुरू हुआ। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ग्रीन एनर्जी और पायदार तरक्की के चैलेंजेस और इम्कानात का जायजा लेना है। इजलास के पहले दिन तवानाई, आबो हवा, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और पायदार तरक्की के लिए आलमी मालियात की तश्कील नौ से मुतालिक मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज की गई, जबकि दूसरे दिन कसीरुल जहती के साथ साथ एक गैर यकीनी आलमी हालात में हम आहंगी, आसानी और शमूलियत पर मबनी तरक्की से मुतालिक कई मौज़ूआत पर बातचीत हुई। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम ने तारुफी सेशन में कई मौज़ूआत का खाका पेश किया। The topics are quite aligned with India's own priorities, which has tried to push in the G20 agenda things like green development, climate finance, accelerated inclusive growth, technological transformation, and the SDGs, which sometimes seem to be falling off people's minds when we talk about many other challenges, but they're actually relevant for the majority of the population of the world. इस दौरान G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि मुतवातिर पायदार तवाजुन और जामे तरक्की को आगे बढ़ाने के मसाइल बहस में शामिल हैं। First of all, I think strong, sustainable, balanced and inclusive growth. How do we drive it? What is the role of the private enterprise? How do we build up resilient, inclusive global value chains? How do we facilitate FDI inflows? How do we promote greater ease of doing business? How do we push for greater unlocking of trade for growth? How do we push off protectionism? How do we really reiterate the reforms of WTO? How do we need a well-functioning dispute resolution mechanism at WTO? And how do we, some of these issues are critical. आगे बढ़ते हैं, जहां ऑपोजिशन के हंगामे के बाइस लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। कबल अज़ीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वक्फा सवालात के दौरान ऐवान को खुश उसलूबी से चलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर पर जोर दिया कि वो उनकी पार्टी की तरफ से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर अपना फैसला दें। इसका जवाब देते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि इल्तजामात के मुताबिक इस तरह की तहरीक मंजूरी के 10 दिन के अंदर लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस तजवीज़ का सामना करने के लिए तैयार है। स्पीकर ने अरकान पर जोर दिया कि वो ऐवान में वक्फा सवालात जारी रहने दें। हंगामा आराई के बाइस उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी कर दी। कांग्रेस, TMC, DMK, JDU और दीगर अपोजिशन अरकान ने मणिपुर के मसले पर ज़बरदस्त नारेबाजी की, जब लोकसभा ने पहले इल्तवा के बाद दोपहर 12 बजे अपनी कार्रवाई दोबारा शुरू की। वह ऐवान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा कर रहे थे। अपोजिशन के हंगामे के दरमियान लोकसभा में 3 बिल मंजूर कर लिए गए। लोकसभा ने माइनिंग्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल 2023, नेशनल नर्सिंग एंड ऑब्स्टेरिटिक्स कमीशन बिल 2023 और नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 को मंजूरी दी। और इससे कबल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2023 ऐवान में पेश किया गया था। अपोजिशन के मुसलसल हंगामे के पेश नज़र ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वहीं अपोजिशन के हंगामे के बाइस राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मणिपुर की सूरत हाल पर ऐवान में जबरदस्त नारेबाजी हुई। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के दरमियान बहस हुई और इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। कल यानी कि 29 जुलाई को मुल्क में नई तालीमी पॉलिसी के निफाज के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में नई तालीमी पॉलिसी ने कई बड़ी तब्दीलियों को जमीन पर उतारा है। देखिए, कोई भी सभ्यता की मूल आधार स्तंभ ज्ञान होता है, नॉलेज और एजुकेशन होता है। स्वाभाविक भारत जैसे सभ्यता में
हम जिसको कभी एक हमको जो विरासत में चीज़ मिली है उसी से हम गौरवान्वित होते हैं कि हमें ज्ञान आधारित नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। जब भारत में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करते हुए 3 साल हो गया, निश्चित रूप में पिछले, मैं केवल उसको 3 साल नहीं कहूँगा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेवारी संभाली 2014 से जी, उस समय से इसकी काम शुरू हो गई थी। मैं गिना तो सकता हूं अनेक बात, लेकिन अगर मैं 1, 2, 3, बाल वाटिका का प्रारंभ होना, भारतीय भाषाओं में पढ़ने पढ़ाने की एक जन अभियान शुरू हो जाना और एनआरएफ जैसे इंस्टीट्यूशन को रूप देना, ये मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उपलब्धि का एक बहुत बड़ा कदम मैं मानता हूं। और डीडी न्यूज के साथ खुसूसी बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वजीर-ए-आजम मोदी का तालीम और स्किल डेवलपमेंट पर खास जोर है और वजीर-ए-आजम मोदी सरपरस्तों की तरह तमाम तलबा के साथ खड़े हैं। ये जो एनईपी हम बनाने, एनईपी की रिकमेंडेशन से नई पाठ्य पुस्तक बनेगा, नई शिक्षा प्रणाली बनेगी, ये न केवल देश की आवश्यकता को पूरा करेगी, वैश्विक रिक्वायरमेंट को भी, ग्लोबल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने महत्व शिक्षा को देते हैं, स्किल्स को देते हैं और उसमें खुद को जोड़ते हैं। बताइए, देश की प्रधानमंत्री आके हर एक साल परीक्षा के पहले बच्चों को कहे कि परीक्षा से मत डरो। ये परीक्षा पे चर्चा की मूल हेतु क्या है? परीक्षा को मत डरो, परीक्षा की परीक्षा लो। वजीर तालीम ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में सनत के नुक्ता नज़र से रोजगार पर मबनी तालीमी निज़ाम के हवाले से काफ़ी काम किया गया है, जिससे मुल्क को फ़ायदा मिला है। हमारे देश में इंडस्ट्री, एकेडेमिया और पॉलिसी मेकर की जो स्मूथनेस आने की आवश्यकता है वो नहीं था पिछले दिनों में, जिसके ऊपर हमारी सरकार ने प्रायोरिटी दिया है। ये कैसे इकोसिस्टम बने, भारत की रिसर्च भारत की आवश्यकता के लिए हो, भारत की उद्योगों की उत्पादन को ध्यान रखते हुए हो। और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के साथ ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 6:30 बजे डीडी न्यूज़ पर। और आगे बढ़ते हैं, जहां हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर पार्लियामेंट के अहाते में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ILBS के डायरेक्टर डॉक्टर सिरिन और कई माहिरीन मौजूद थे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर मौजूद तमाम लोगों को सेहत के बारे में बेदारी रखने और हेपेटाइटिस जैसी संगीन बीमारियों से लड़ने का हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि हेपेटाइटिस एक काबिले इलाज बीमारी है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि शरीर का सारा रोग का मूल कोई है और जहां से रोग स्टार्ट होता है वो लीवर है। लीवर को हम तंदुरुस्त रखें, हम तंदुरुस्त रहेंगे और तंदुरुस्त नागरिक तंदुरुस्त समाज का निर्माण करेगा। तंदुरुस्त समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर पाएगा। दोस्तों, समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो हमें स्वयं को तंदुरुस्त रहना होगा। यह भी मैं मानता हूं कि नेशन के प्रति हमारा कर्तव्य है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक मुल्क के हर नुमाइंदे को हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के खिलाफ बेदारी मुहिम चलानी चाहिए। देश के अंदर संभावित बीमारियां हैं और बीमारी होने के कारण है, उसके लिए वह संदेश उस मतदाता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए और ये काम अगर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि काम की जिम्मेदारी ले कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं मेरे क्षेत्र की जनता को स्वस्थ रखूंगा और इसके लिए संकल्प के साथ काम करें, तो हम हमारे देश को दुनिया में सबसे स्वस्थ देश बना सकते हैं। सभी जनप्रतिनिधियों से फिर आग्रह करूंगा कि जनप्रतिनिधि सारे देश की जितनी भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों, चाहे स्वास्थ्य की चुनौतियां हो,
चाहे सामाजिक जीवन में और चुनौतियां हो, उन चुनौतियों के बारे में जनप्रतिनिधि को जानकारी होना चाहिए। जितना अवेयरनेस और जितनी जानकारी युक्त अगर जनप्रतिनिधि होगा, उतनी ही अपनी जनता को अपने संदेश के माध्यम से वो हर क्षेत्र के अंदर हर विपदा, हर चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां भारत के लक्ष्य सेन ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में लक्ष्य ने जापान के कोकी वातानाबे को 21-15, 19-21 से शिकस्त दी। मर्दों के डबल्स मुकाबले में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सात्विक चिराग को चीनी ताइपे के ली यांग और वांग ची लिन से 15-21, 25-23, 21-16 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मर्दों के सिंगल्स में भारत के 8वीं सीड याफ्ता एच.एस. प्रणय का क्वार्टर फाइनल में टॉप सीड याफ्ता विक्टर एक्सेल्सन से मुकाबला होगा। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।